Hello and good morning everyone. I welcome you all at Aduverse News Analysis. Today is 4th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Aduverse News Analysis, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ना सूरत कोर्ट्स ग्रांट बेल टू राहुल सस्पेंड सेंटेंस. यहाँ पे राहुल गांधी जी को जो सेंटेंस प्रोवाइड की गई थी, कन्विक्शन था, उसे अभी कुछ दिनों के लिए सूरत कोर्ट ने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखिए आगे फर्दर क्या होता है, इसकी जो सुनवाई होगी वो 13 अप्रैल को होगी. ठीक है, तो इसमें आगे क्या निकलता है, कोर्ट यहाँ पे क्या फैसला लेती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता है 23 मार्च को यहाँ पे राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया था डिफेमेशन के केस में, जिसके तहत ऑन द सेकेंड डे ही उन्हें क्या कर दिया था, एज अ MP डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था. अब यहाँ पे क्या हुआ है, उन्हें यहाँ पे बेल ग्रांट कर दी गई है, मतलब उन्हें बेल मिल गई है. जो उनका सेंटेंस था उसे यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है. तो यहाँ पे अगर चांसेस है अभी कि ये जो डिफेमेशन का केस था उसने तहत जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो उनकी जो मेंबरशिप है उसको हम पोटेंशियली क्या कर सकते हैं, रिस्टोर किया जा सकता है. तो यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है किस तरीके से जो ये मेंबरशिप है उसको यहाँ पे पोटेंशियली रिस्टोर किया जाए. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट इज चाइना प्लान्स टू रीनेम 11 प्लेसेस इन अरुणाचल. अब चाइना यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं, एक 3 रीजन में, एक लद्दाख रीजन में, दूसरा हमने कल ही देखा था जो डोकलाम रीजन है ना वहां पर, और तीसरा हम कह सकते हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, उसे चाइना क्या क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये चाइना का पार्ट है. ओके, और इंडिया क्या क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है, इंडिया का पार्ट है. यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन क्या है, चाइना और इंडिया के बीच अरुणाचल प्रदेश के साइड में जो बॉर्डर को यहाँ पे डिसाइड करती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं. तो उस लाइन को यहाँ पे यूएस ने भी क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है. इट मीन्स यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है. अब यहाँ पे चाइना क्या करता रहता है, चाइना किसको क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ चाइना, है ना. तो इसी के तहत वहाँ पे वो वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है, और जो वहाँ पर टेरिटरीज है उसके जो नेम्स हैं, प्लेसेस है, उसको वहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है. तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, इन इट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट टू ले क्लेम्स टू एरियाज इनसाइड इंडियन टेरिटरी, द चाइनीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट विल स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी क्या अनाउंस किया है कि दे विल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो 11 प्लेसेस है उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका रीनेम किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए इसमें कोविड के बारे में बताया गया है, द फ्रेश कोविड-19 डेटा इंटरप्रिटेशन अप्रोच. तो यहाँ पे जो कोविड के केसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ पे क्या हमारा अप्रोच होनी चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ पे पूरा बताया गया. तो देखिए हमने इसको कई बार डिस्कस कर चुका है. यहाँ पे सिर्फ कोविड के ही नहीं, यहाँ पे जो ओमनिकॉन है उसके भी नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे जो वायरल फ्लू सर्ज हो रहा है इस टाइम पर, H1N1 एंड H3N2, ये जो सब टाइप्स हैं, इनका हमें कंटिन्यूसली क्या देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही लार्ज लेवल पर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या पैरामीटर्स हमारे होने चाहिए इनसे, इन सारी डिसीज़ को टैकल करने के लिए. ओके, तो हमने इसको कई बार डिस्कस किया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन. अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कार्बन एमिशन में हमें क्या करना होगा, प्राइस पुट करना होगा. प्राइस पुट करना होगा, इट मीन्स यहाँ पर हमें कार्बन एमिशन पर यहाँ पर टैक्स लगाना होगा. टैक्स हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कार्बन एमिशन होता कैसे है. पहला होता है, हम कहते हैं, बात करते हैं इंडस्ट्रीज से. यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्शन करती है उसमें कोल का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए आपको पता है यहाँ पे कोल का यूज़ होता है. कोल का यूज़ होता है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन का यहाँ पे एमिशन होता है. अब ये हमारे लिए इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों बना हुआ है, कार्बन एमिशन, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन एमिशन है, इसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. हमारा जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसके कारण हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है. और इसका पूरा जो इम्पैक्ट है किसके ऊपर पड़ रहा है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, है ना. और आप देख सकते हैं कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है. तो इंडस्ट्रीज से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन एमिशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पर क्या करने की बात की कि जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मतलब कैसा ही यहाँ पे प्राइस मतलब टैक्स लगाया जाएगा.
कैसे कि अगर आपने यहाँ पे 1 टन ऑफ कार्बन का एमिशन किया तो उस पर आपको यहाँ पे $25 का क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस पुट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन अ कार्बन एमिशन, तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो एमिशन है उसको यहाँ पर क्या करेंगी, कम करेंगे, उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ओके, हमारा जैसे कि टारगेट भी कि हमें 2070 तक क्या करना है, हमारा नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है, नेट ज़ीरो एमिशन का, है ना। तो हमें इस टारगेट को भी अचीव करना है। अब बट इससे रिलेटेड हमारे कंसर्न्स की बात देखें, इश्यूज़ क्या क्या हैं कि हम किस तरीके से ये जो कार्बन एमिशन है इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब इसमें जो प्राइस इसको पुट कर सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो वेरियस कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिकली अगर देखें तो यहाँ पर जिस सिंगापुर की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग की गई है। 3 ways टू प्राइसिंग कार्बन, यहाँ पे 3 वेज बताए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन प्राइसिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बन टैक्स डोमेस्टिकली, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकली कार्बन टैक्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ से यहाँ पे कार्बन एमिशन हो रहा है तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पर इम्पोज करेंगे। इसका एग्जांपल दिया गया जैसे कि कोरिया एंड सिंगापुर में होता है। द यूज़ ऑफ एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इसमें पॉइंट बताया गया है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक कंपनी है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। ओके, यहाँ पर दोनों के पास क्या है कि उन्हें कार्बन क्रेडिट का ट्रेड करने का राइट है। कार्बन ट्रेडिंग कैसा, जैसे इसने किया है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि आप 100 टन तक क्या कर सकते हैं, कार्बन का एमिशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी कंपनी ने बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया और जिसके कारण उसका जो कार्बन एमिशन है वो कितना हुआ, 50% हुआ, 50 टन ही हुआ। और बी कंपनी ने यहाँ पे उसके पास अच्छी ए कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी तो इसका जो एमिशन है वो ज़्यादा हो गया, 100 टन से भी ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 130 टन हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, इसने यहाँ पे कम एमिशन किया और इसने यहाँ पे ज़्यादा एमिशन किया। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने जो ये बचे हुए क्रेडिट्स हैं, कार्बन क्रेडिट्स हैं, उसको क्या कर सकता है, दूसरी ये जो ए कंपनी है इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूज़ एन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं एज इन द यूरोपियन यूनियन एंड चाइना, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और चाइना में होता है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ ऑन अ कार्बन कंटेंट एज यू इज प्रपोजिंग। थर्ड, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे क्या किया, जो कार्बन कंटेंट होता है उस पर जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर हम टैरिफ लगा सकते हैं। टैरिफ कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है, और प्रोडक्शन से जो यहाँ पे सामान आया, आप कह सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया उसको हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उस पर जो चीज़ें कार्बन कंटेंट करती हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया, अब फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया उससे क्या हो रहा हो, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, क्या है, कार्बन एमिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या कर सकती, वो जिस कंट्री में हमने इसको एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक कंट्री को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, ये कंपनी तो इंपोर्ट कर रही है, यहाँ पर इसने एक्सपोर्ट किया, तो ये जो कंट्री है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे इंपोर्ट टैरिफ पुट कर सकती है, जो भी मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन को क्या करता है, कार्बन यहाँ पर उस चीज़ को कार्बन कंटेंट करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे 3 वेज बताए गए हैं जिसके कारण हम जो कार्बन की प्राइसिंग है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें हम सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं कि कार्बन के एमिशन को अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन की बात करें तो पहला हम क्या कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। बट ये जो क्लीन टेक्नोलॉजी है वो एक दिन में तो आएगी नहीं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। तो एक दिन में तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, टारगेट प्रोसेस, हम क्या कर सकते हैं, टारगेट जो सोर्सेस हैं उन मतलब जो सोर्सेस हैं जहाँ से मेन कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको टारगेट कर सकते हैं। इसका आप एग्जांपल लीजिए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएस में कुछ XYZ कंपनी है, बट यूएस में क्या करी, वो अपने आप को सेटअप नहीं कर रही क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर सेटअप होंगे तो इससे जो कार्बन का एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होगा। यूएस की यहाँ पे कंपनी आ गई, इंडिया में आ गई, इंडिया में उन्होंने अपना सेटअप किया, सारी चीज़ें करी। अब है तो वो इंडिया में, बट उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका फिर एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ, यूएस में किया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप किया, वहाँ पूरा प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के बाद ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यूएस में हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनी इंडिया में आई ही क्यों जब उसको एक्सपोर्ट यूएस में करना था। तो इससे क्या होता है, देखिए इंडिया को भी फ़ायदा होता है, जो हमारे
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर FDI आती है, इसलिए यहाँ पे कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है इसलिए हम उसको अलाउ करते हैं कि वो इंडिया में क्या हो, उसको सेटअप स्टैब्लिश हो। तो इससे देखिए यहाँ पर कंपनी तो ये यहाँ पर है, बट कंपनी इंडिया में है और एमिशन कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है, US में जा रहा है। जस्ट एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जो एमिशन किससे हो रहा है, टारगेट सोर्स का मतलब है कि सोर्स को आपको क्या करना है, टारगेट करना है। तो ये XYZ कंपनी ने क्या किया, एमिशन किया है, तो हम इस कंपनी को टारगेट करें, ना कि जो ये एमिशन इंडिया में हुआ है उसको नहीं, जो सोर्स है उसको टारगेट किया जाएगा और उस पर टैक्स क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, ओके। तो इसमें यही कहा जा रहा है, इसी को हम आउटसोर्स भी कहते हैं। अब इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए इश्यूज़ के क्या होता है, जो प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर, ये तो हमने सॉल्यूशन की बात कर ली कि हम कार्बन का एमिशन है इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है कि इस आर्टिकल में बताया गया कि अगर हम कार्बन एमिशन में प्राइस पुट करते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो उससे कुछ हमें इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके के इश्यूज़, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि IMF ने यहाँ पे क्या किया है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रपोज प्राइस फ्लोर $75, $50 एंड $25 अ टन ऑफ कार्बन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया। IMF ने यहाँ पे प्राइस प्रपोज किया है कि आप क्या कर सकते हैं, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उस पर क्या कितना प्राइस यहाँ पर मतलब कि प्रपोज कर सकते हैं। तो जैसे कि कितना प्राइस यहाँ पर पुट किया जा सकता है, तो $75, $50 एंड $25। US के लिए $75, चाइना के लिए $50 एंड इंडिया के लिए $25 यहाँ पे प्राइस को क्या किया है, प्रपोज किया है कि आप इतना जो प्राइस है कार्बन एमिशन, जो भी यहाँ पे जिससे भी कार्बन एमिशन होता है उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर पुट किया जा सकते हैं। इसके चलते यहाँ पे इंडिया ने भी बहुत सारे टारगेट्स लिए हैं, है ना, कि हमें क्या करना है, जो IMF है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि हमें जो कार्बन एमिशन है उसको पूरी तरह से उसका रिडक्शन करना है। पहले ये 2025 तक था, अब बट यहाँ पे कुछ हमें आसार नज़र नहीं आया, तो इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया कि ग्लोबल जो एमिशन है हमें 2030 तक क्या करना है, उसको कर्ब करना है, ओके। अब यहाँ पे जो हम कार्बन प्राइसिंग की बात की जा रही है, इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ की बात करें, पहला इशू क्या आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या होगा, शूट होगा। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, उससे क्या होगा, उनका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना, उस पर वो क्या करेंगे, अब उनको वहाँ पर अगर टैक्स लगाएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, तो मतलब वो क्या करेंगे, उनका जो सामान है, प्रोडक्ट है, उस पर वो क्या करेंगे, अपना जो प्राइस है उसको इम्पोज करेंगे, क्योंकि जब प्राइस उसका ज़्यादा होगा तभी तो उनके पास पैसा आएगा तभी वो टैक्स को पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो शूट कर सकता है, राइज हो सकता है। यहाँ पर शिफ्टिंग हमें देखने को मिल सकती है कि जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट कर सकती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज। कार्बन ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ पर हमें सामने आता हुआ नजर आ सकता है कि कंपनीज क्या कर सकती हैं, यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग को एज अ टूल यूज़ कर सकती हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे इश्यूज़ की बात कर ली। इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जो अपोजिशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा कि इवन कैलिफोर्निया में हम देख रहे हैं कि कार्बन ट्रेडिंग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल है, सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जो कार्बन प्राइस है इसके सख्त क्या हो सकता है, अगेंस्ट हो सकता है ना। हम कई बार हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस अपोजिशन के कारण 2012 में यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया था, बट आफ्टर 2 years उनको क्या करना पड़ा, उसे यहाँ पर रिपील करना पड़ा इस टैक्स को, ठीक है। तो ये जो हम डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। तो इसमें जो प्रेशर है, कार्बन एमिशन, जैसे कि हमने बात करी कि कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे टैक्स लगाया कार्बन एमिशन पर, तो इससे क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेगी, बहुत बुरा, मतलब कि आप सभी को पता है अपोज करेंगे, मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए ना कि हम उसे, जो पार्टी है, गवर्नमेंट है, उसको हम टारगेट करें। तो यहाँ पे एक टारगेट ये मिल सकता है, बट यहाँ पर जो मेन कंसर्न है हमारा, उसको यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, उसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ओके। जैसे हमने बहुत सारी कंट्री, मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया, और भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, जैसे यूए है, यूए में भी यहाँ पे क्या होता है, जो एमिशन परमिट है उसको सेल किया जाता है। अब हमें डीकार्बोनाइजेशन की तरफ क्या करना होगा, प्रेशराइज करना होगा, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी सोरिंग एनर्जीज़ हैं वहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन हम यहाँ पर कम कर सके, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इनटेक। अब यहाँ पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में कि हमें हमारा जो सॉल्ट इनटेक है उसे कम करना होगा। WHO की बात करें तो WHO ने यहाँ पे ये रिकमेंड किया है कि यू शुड टेक ओनली लेस देन 5 ग्राम, मतलब कि
एडल्ट्स में अगर हम देखें तो हमारा जो डेली इनटेक होना चाहिए सॉल्ट का वो कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ग्राम, कितना, लेस देन 5 ग्राम होना चाहिए। ओके, बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो इनटेक है वो कितना है, 11 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू सामने आ रहा है। अब सॉल्ट हमारे लिए कहते हैं कि शुगर से तो हमें पता है कि हाँ डायबिटीज़ होती है ना, तो हमारे हेल्थ पर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बट किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होती है, चाहे वो सॉल्ट हो या फिर शुगर हो, उसके हमारे हेल्थ पर क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। शुगर से आपको पता है डायबिटीज़ होती है, सॉल्ट के हमारे जो एडवर्स इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, किससे डायरेक्टली लिंक है, हमारे हार्ट से। ओके, सॉल्ट के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस पर इम्पैक्ट होता है, और ब्लड प्रेशर के कारण जो हमारा हार्ट है, जैसे कि हार्ट अटैक जैसी, और हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, इस तरीके की जो सिचुएशन है, मतलब बीमारी, डिसीज है, वो हमें सामने फेस करनी पड़ती है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है सबसे बड़ा कहाँ आपके पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमी पर इसका हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप हेल्दी नहीं हैं, हेल्दी नहीं तो आप कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हार्ट अटैक की बीमारी है, आपको हॉस्पिटल गए, वहाँ पर आपका पूरा खर्चा हुआ, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सारी चीज़ें हुई, आपको आउट ऑफ पॉकेट भी एक्सपेंड करना पड़ सकता है। इवन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे न्यू प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, तो आप देखिए हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, और जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी क्या होता है, यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो सॉल्ट का इंटेक है। तो देखिए आर्टिकल का जो मेन हेडिंग है वो क्या है कि वाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इंटेक। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि जो हमारा सॉल्ट इंटेक है उसे हमें कट डाउन करना होगा। अब हम फसाई की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए, जैसे कि ईट राइट इंडिया, जिसमें हमने ये कहा कि हमें क्या करना होगा, ईट राइट इंडिया, ये फसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसको लेकर आया गया। इसमें यहाँ पे जो सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया, आज से थोड़ा कम। तो इस तरीके के मल्टीपल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, एक हेल्दी लाइफ को यहाँ पे इंश्योर कर सके, जो सॉल्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्ट का जो इंटेक है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो उसमें देखिए पहला क्या है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा क्या है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमें अभी तक ये पता है कि शुगर से हमें डायबिटीज़ होती है, बट हमें ये नहीं पता होगा कि सॉल्ट का इंटेक हम अगर ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम हमारी बॉडी पर हो सकते हैं। तो लोगों को जब अवेयरनेस ही नहीं है तो उस चीज़ को वो कैसे कम करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा आपका पॉइंट पहला आ जाता है कि हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस को लेकर आना होगा, लोगों को ये बताना होगा, अवेयर करना होगा कि सॉल्ट के भी हमारे बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कि हम सॉल्ट का इंटेक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए घर में तो हम कर ही सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल फूड होता है उसमें कर सकते हैं। हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जो हमारे पैकेज्ड फूड होते हैं, आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे, हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसको, उसका जो अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं। ओके, थर्ड इसमें बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अब इसके हम बात करते हैं कि देखिए इस आर्टिकल में बताया गया कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो सॉल्ट है उसका सबसे बड़ा कोरिलेशन किसके साथ है, सोडियम जो इंटेक है हमें क्या करना है। तो देखिए व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू रिड्यूस इट्स सोडियम इंटेक। फर्स्ट एम्पिरिकल एविडेंस हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रिड्यूस सोडियम इंटेक एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सॉल्ट का सबसे बड़ा रिलेशन किससे है, ब्लड प्रेशर से है। तो हमें यहाँ पे सोडियम का जो इंटेक है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस होगा। ब्लड प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हार्ट है किससे यहाँ पर रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से ही जो सॉल्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट है। और ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है इसकी हम मॉर्टेलिटी रेट भी देखें तो वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए द फोरमोस्ट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड इन 2001 इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 54% ऑफ द स्टॉक एंड 47% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज ग्लोबली। दिस स्टैटिक हैज गॉन अप सिंस देन। तो 2001 का यहाँ पर डेटा दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण यहाँ पर
आपको कितने केसेस देखने को मिला, 54%। मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी ज़्यादा है, 54%। और स्ट्रोक्स के कारण यहाँ पे 47% हमें यहाँ पे मतलब कॉर्नरी हार्ट डिसीज़ हमें ग्लोबली यहाँ पे फेस करनी पड़ी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हार्ट डिसीज़ ज़्यादा हुई। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इसमें क्या है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट कर रही है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, है ना। इट इज एस्टिमेटेड एट 3.7 ट्रिलियन बिटवीन 2011 एंड 25 ड्यू टू प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी एंड डिसेबिलिटी। तो ये जो प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी और डिसेबिलिटी के कारण यहाँ पे जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन्हें यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे उनको लॉस हो चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि कितना बड़ा ये जो सॉल्ट है वो हमारे लिए थोड़ा यहाँ पर क्या बनता जा रहा है, एक इशू बनता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यही सारी चीज़ें करनी होंगी। अवेयरनेस में आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी हमारी क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, है ना। तो खाने के साथ साथ हमारी डाइट के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे भी हमें इंश्योर करना होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज just 9.3% of loans under PM Swaniddhi given to vendor from minority कम्युनिटीज। अब देखिए इसमें हमारे लिए जो स्वनिधि है, ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस स्कीम को लाया गया था 2020 में, किसके लिए, जो वेंडर्स थे, वेंडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया था। पहले हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं, फिर हमारे लिए जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये स्कीम न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इस स्कीम के अंडर लोन प्रोवाइड किया जाता है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो इस जो इस पीएम स्वनिधि स्कीम है तो इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर टोटल देखें तो अ टोटल ऑफ 42.7 लाख लोन अमाउंटिंग टू 5,152.37 crore has been 5,152.37 crore has been disbursed to street vendor under the PM Swaniddhi scheme, out of which only 3.98 lakh of 9.3 were the hawkers and minority communities. The Ministry of Urban Housing and Urban Affairs told the Rajya Sabha। इसमें से टोटल अगर हम देखें तो 42.7 लाख का हमने यहाँ पे क्या किया है, मतलब लाख लोन्स यहाँ पे अमाउंट किया टोटल, और मतलब 5,152 रुपीज़ मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। उसमें से सिर्फ 3.98 लाख रुपीज़ जो है वो किसको मिला है, माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है हमारे लिए स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, इसको जब हमारे यहाँ कोविड आया था, कोविड जब ये पैंडेमिक आया था तो इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसको फेस करना पड़ा था, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको। क्यों, क्योंकि उनका जो क्या था, डेली का कमाना था और डेली का खाना था, है ना। तो इसका जो सबसे कोविड का सबसे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट किस पर पड़ा था, स्ट्रीट वेंडर्स पे पड़ा था। तो उनके लिए ही यहाँ पर क्या किया, सेंटर एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये 1 जून 2020 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। इसका मेन मोटिव ये था कि हम क्या करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उन्हें यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्टिंग में उन्हें 10,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जब हम उन्हें 10,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, लोन देंगे, तो इससे क्या होगा, वो अपना बिजनेस को यहाँ पे पुश करेंगे, मतलब उनको एक पुश मिलेगा कि हम अपना बिजनेस फिर से, मतलब जो स्ट्रीट वेंडरिंग वो करते थे उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब वो स्टार्ट करेंगे उनसे उनके पास पैसा आएगा तो वो उस लोन को क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। और अगर जो पर्सन यहाँ पे टाइम पे क्या कर सकता है, लोन को रीपे करता है, 7% पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। अभी ये जो लोन टाइम पर अगर वो रीपे करते हैं तो इस केस में उनको यहाँ पे वो सब्सिक्वेंट हो जाते हैं कि उनके चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम उन्हें 20K और 50K तक क्या मिल सकता है, उन्हें लोन मिल सकता है। ओके, तो 20 लाख स्ट्रीट वेंडर्स आर टू बी प्रोवाइडेड बेनिफिट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम बाय दिसंबर 2024 तक। तो इसमें मतलब हमारा मेन टारगेट ये था कि 2024 तक हमें यहाँ पे 20 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने। फंडिंग यहाँ पे किसके थ्रू होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंटर के थ्रू है। ये फुली फंडेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री याद रखनी है कि पीएम स्वनिधि किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा फंड की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट वर्कर कैपिटल लोन, इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट एंड रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेट और यूटीज इसमें पूरी तरीके से इसमें आती हैं। तो बेनिफिशरीज फॉर मेघालय विच हैज इट्स ओन
स्ट्रीट वेंडर एक्ट में हाउएवर पार्टिसिपेट। तो मतलब जिस स्टेट में, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर उनका खुद का क्या है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम क्यों लेकर आई, सबसे बड़ा उनके साथ जो है बहुत बड़े इश्यूज हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? पहला तो आप देख सकते हैं कि उनके पास सोशल सेफ्टी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई जॉब है, यहाँ पर XYZ जॉब है, किसी भी कंपनी में हम जॉब करते हैं, तो हमारे पास एक थोड़ी सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हमारी जॉब क्या यहाँ पे सेफ है, हमारा यहाँ पे PF कटता है, सारी चीज़ें कटती हैं, है ना। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, इनके पास गारंटीड वर्क नहीं होता है। आज अच्छी कमाई हुई, कल अच्छी कमाई नहीं हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंडेमिक जैसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में उनका जो पूरा कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ये स्ट्रीट वेंडरिंग है वो पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर उनके पास क्या है, गारंटेड जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। बट ये क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये रोड साइड होते हैं, है ना। तो उनके पास कई बार उन्हें, जो आपने देखा होगा, पुलिस आती है, उनको वहाँ पर उनके जहाँ पर वो रहते हैं उनको वहाँ पर हटा देती है, या फिर उनको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनकी देखिए इतनी तो कमाई नहीं होती, और ज़्यादातर उनका जो पेमेंट है, जो पैसे वो कमाते भी हैं, तो किसमें, ये सारी चीज़ों को रीपे करने में चली जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम ये मेनली अर्बन एरिया को ध्यान में रखते हुए, कि अर्बन एरिया में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लेकर आया गया था। ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडिया US एयर एक्सरसाइज टू बिगिन नेक्स्ट वीक, जापान टू बी ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक प्रीलिम फैक्ट्स है आपके लिए कि इंडिया और US के बीच में क्या हो रही है, एक एयर एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। इसमें इसका नाम क्या है, होप। तो आपको याद रखना है, इसमें होप है, और इसमें जापान एज अ ऑब्जर्वर स्टेट यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ बताई गई कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो किसके बीच में है, India US bilateral Malabar naval exercise become trilateral with the addition of Japan in 2015 and further brought all Quad partners together with the inclusion of Australia in 2020। तो जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, पहले ये इंडिया और US के बीच में होता था, उसके बाद 2015 में यहाँ पर जापान आ जाता है, और 2020 में यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें क्या हो जाता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये प्रीलिम फैक्ट्स है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कई ऐसी एक्सरसाइज है। तो होप इंडिया, मतलब कि जो होप एयर एक्सरसाइज है किसके द्वारा की जा रही है, US और इंडिया के द्वारा। जापान एज अ ऑब्जर्वर स्टेट रहेगा। और मालाबार की बात करें तो देखिए ये चारों कंट्रीज किसमें, क्वाड के भी मेंबर्स हैं। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को लिंक करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज CDC फ्लैग कंसर्न्स ऑन आई ड्रॉप्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे CDC ये सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये यहाँ पर क्या है, US का फार्म है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कंसर्न रेज किया है कि जो इंडिया से आई ड्रॉप्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, कि वो कैसे कंटेमिनेटेड है ना, जिसके कारण यहाँ पर लोगों पर हमने थोड़े यहाँ पे केसेस हमारे सामने आ गए, जैसे कि हमने यहाँ पे गैम्बिया का केस देखा, उज्बेकिस्तान में कुछ केसेस आ गए, जिसके कारण यहाँ पर जो US है ज़्यादा टारगेट कर रहा है कि जो इंडिया से यहाँ पर आई ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको कंसर्न रेज किया है कि वो कैसे कंटेमिनेटेड हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया स्ट्रेन्स हमें उसमें कुछ पाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें बहुत सारे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखिए हमारे लिए इशू किस तरीके से बन जाता है कि आप सभी को पता है कि इंडिया क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया बहुत सारी जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनको क्या करता है, इम्पोर्ट करता है ना, जेनरिक मेडिसिन को इंपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जेनरिक मेडिसिन में यहाँ पे कोई भी पेटेंट राइट नहीं होता है, तो इन मेडिसिन का जो फार्मूला होता है, सॉल्ट का जो फार्मूला होता है मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, वो जनरल होता है, सभी को पता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लार्ज लेवल पर की जाती है और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। US में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, UK में करते हैं, UAE में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपोर्ट इंडिया से यहाँ पर होता है जेनरिक मेडिसिन में। बट इसी के कारण कोई पेटेंट नहीं है, तो उसका जो प्राइस भी होता है वो अदर मेडिसिन में जो जिन पर यहाँ पे पेटेंट राइट होता है जिन मेडिसिन पे, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इसका जो कॉस्ट होता है, प्राइस होता है, वो कम होता है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में जो ये मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हम ये मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा फार्म बना हुआ है, हब बना। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, आप ऐसा कह सकते हैं, और US भी आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट, कि ये पसंद नहीं आ रहा हो। तो देखिए कंसर्न्स तो दोनों है, इशू यहाँ पर दोनों है हमारे सामने। पहला इशू क्या है कि हाँ, क्वालिटी का तो इशू है, हम क्या करते हैं, प्राइस को यहाँ पे कम करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो
हमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेक है वो किस पर लगाना होगा, हमारी क्वालिटी पे लगाना होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये वेस्ट का क्या हो सकता है, एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि हमारी जो ये सॉफ्ट पावर एज अ हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम जो एज अ यहाँ पे सामने उभर कर आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है उसको टारगेट भी किया जा सकता है कि हम यहाँ पर सामने इस तरीके से ना आए। जो हमारा मार्केट बना हुआ है यूएस में, यूके में, यूएई में, फ्रांस में, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इसको कर्ब करें। ओके, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली कि इसमें बस यही बताया जा रहा है कि देखिए कुछ अभी हमने देखा था कप सिरप का यहाँ पे केस आया था, तो इस तरीके के देखिए यहाँ पे और आई जो ड्रॉप्स हैं यहाँ पर इन चीज़ों पर कंसर्न्स रेज किया सीडीसी। सीडीसी क्या है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट की एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, तो कंसर्न express concern that drug resistant bacteria stain alleged link in eye drop from India could gain a foothold US health setting। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो इंडिया से यहाँ पे आई ड्रॉप्स आ रहे हैं इसमें कुछ हमें स्ट्रेन्स मिले हैं बैक्टीरिया के, जो क्या कर सकता है यूएस की जो हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं उसको क्या कर रहा है, फुट होल्ड कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ये क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज फिनलैंड टर्न्स टू द राइट एज इट प्रिपेयर्स टू एंटर नेटो। यहाँ पे फिनलैंड क्या करने जा रहा है, नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। ओके, द सेंट्रल राइट नेशनल कोलिशन इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 20.8% ऑफ द वोट। तो अब देखिए यहाँ पे वोट इलेक्शन वगैरह हुए हैं फिनलैंड में। अब इसके द्वारा हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिनलैंड क्या करने जा रहा है, नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। नेटो क्या है, हमने इसको देखा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कब बना था ये आप सभी को पता है, जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप कह सकते हैं यूरोपियन नेशंस थे, है ना, यूरोपियन नेशंस स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को रिबिल्ड करने में इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के लेवल पर। तो यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया कि हम क्या करते हैं, एक साथ आते हैं। ओके, और जब हम एक साथ आएंगे और इस अलायंस में अगर कितने मेंबर्स हैं, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना, तो जितने भी इस अलायंस के मेंबर्स होंगे, अगर किसी के साथ भी कोई भी सिक्योरिटी का कंसर्न आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर किसी के साथ वॉर होता है, तो उसमें जितने भी इसके साथ मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, मतलब उनके ऊपर आपने क्या किया होगा, अटैक किया होगा। अगर आपने किसी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर के साथ अगर आपने यहाँ पे वॉर की है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ वॉर की है, तो मतलब साथ में सारे एक साथ आएंगे। तो इसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इसको ये वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इस ट्रीटी को 4 अप्रैल 1949 में साइन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वेयर बाय इट्स independent member state agree to mutual defense in response to an attack by an external party। तो यहाँ पे म्यूचुअल क्या होगा, डिफेंस रिस्पॉन्स होगा। कंपोजिशन की बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब ओरिजिन था इसका तो 12 कंट्रीज थे। आज के टाइम पे यहाँ पर देखिए तो 30 कंट्रीज यहाँ पर हो चुकी हैं। अब फिनलैंड भी इसको क्या करने जा रहा है, ज्वाइन करने जा रहा है। पहले ये मेनली जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनके लिए यहाँ पर था, बट यहाँ पर उसके बाद इसको पूरी इसकी जो मेंबरशिप है इसको ओपन कर दिया गया कि जितने भी नॉर्थ अटलांटिक एरियाज में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेवल पर। नेटो के मेंबर स्टेट की बात करें तो मेंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नॉर्वे है, डेनमार्क है, हमने यहाँ पे देखा 30 कंट्रीज टोटल हैं, और फिनलैंड भी इसको ज्वाइन करने जा रहा है। तो और यहाँ पर अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, तो ये सारा क्या है, नेटो के मेंबर्स हैं। फिनलैंड की आप मैप में देख सकते हैं। तो देखिए फिनलैंड क्या करता है, रशिया के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे स्वीडन के साथ भी यहाँ पे क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिनलैंड की हमने पोजीशन देख ली। अब इसने अगर नेटो को ज्वाइन कर लिया तो इसमें हमें क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा नेटो से रिलेटेड सारी चीजें। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI रोज टू 3 months हाई इन मार्च। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं। S&P ग्लोबल सर्वे शोज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स न्यू ऑर्डर एंड आउटपुट एडवांस्ड इवन एज इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन स्लाइड टू सेकंड लोएस्ट। एंड यहाँ पे देखिए बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग फार्म के यहाँ पे सर्वे किया गया। S&P ग्लोबल सर्वे होता है जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे किस लेवल पर कितनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इसका एक इंडिकेटर है, हमारा इंडेक्स होता है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, जो जिसने ये बताया कि फरवरी में हमारी मतलब कि मार्च में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें क्या देखने को मिला, राइज देखने को मिला है। अब देखिए इसमें हमारे लिए PMI इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या है, इट इज अ सर्वे बेस्ड ऑन मेजर्स दैट आस्क द रिस्पोंडेंट अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शंस अबाउट की बिजनेस वेरिएबल एज अ कंपेयर्ड विद प्रीवियस मंथ्स।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 2 मंथ ले लिया, जनवरी ले लिया, फरवरी लिया, तो इसको क्या कहते हैं, फरवरी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, रिस्पॉन्स यहाँ पे सारी चीज़ें मेजर की जाती है, सर्वे किया जाता है कि फरवरी में यहाँ पे कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई और जनवरी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उसके द्वारा इस इंडेक्स में उसको कैटेगराइज किया जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो इसमें हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को। देन कंपोजिट इंडेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। PMI इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 100 प्रिंट अबव 50 मीन्स एक्सपेंशन वाइड स्कोर बिलो द डिनोट कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब अगर यहाँ पे स्केल है कितनी, 0 से 100 तक है, 50 से अगर आपका अबव है तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और अगर उससे नीचे है तो इट मीन्स आपका जो है आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा है इसके 3 प्रिंसिपल्स है प्रोड्यूसर क्या क्या मेनली। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ISM एस्टैब्लिश इन 1915। तो देखिए ये इतना, अभी हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, द PMI इज वाइडली फॉलोड and indicators of economic health because of manufacturing and service sector is a key driver of economic growth। तो ये क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है, स्पेशली यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्थ में, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए एक की ड्राइवर की तरह क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए जो इसके यहाँ पे 3 प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि ये जो PMI है किसके किसके द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला क्या है ISM है, दूसरा यहाँ पे क्या है SIPMM सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, और थर्ड क्या है इसमें IHS मार्केट ग्रुप लोकेटेड इन लंडन। IHS वॉज स्टैब्लिश इन 1959। ठीक है, अब इंडिया में बात करें तो जो इंडिया में यहाँ पे हमने अभी निकाला है वो किसके द्वारा निकाला है, यहाँ पे ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक सॉल्यूशन फॉर मेजर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट ड्राइवर्स इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। ये हमारा S&P ग्लोबल है, इसकी ये IHS मार्केट जो है किसका पार्ट है, S&P ग्लोबल का, और इनके द्वारा ही क्या गया है, ये सर्वे किया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑयल सर्जेस एज OPEC प्लस सरप्राइज आउटपुट कट्स शेक मार्केट्स। अब इसमें क्या हो, जो OPEC कंट्रीज हैं, OPEC मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। ओके, यहाँ पे वो कंपनी जो क्या करती हैं, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो अपना प्राइस है, ऑयल का प्राइस है, उसको बढ़ा दिया है। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, उसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है, मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है ना। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई में यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, तो प्राइस क्या होता है मार्केट में उस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, और प्राइस ज़्यादा है प्रोडक्शन अगर कम है तो प्राइस उसका क्या होगा, हाई होगा। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो OPEC कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, ऑयल के जो प्राइसेस हैं, मतलब अपना जो प्रोडक्शन है ऑयल का, उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो किस में देखने को मिलता है, हमारी जो जितनी भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो यहाँ पर ऑयल परचेस करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली इंडिया जैसी कंट्रीज को यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो इस टाइम पे अभी यही हुआ है कि जो OPEC प्लस कंट्रीज है उन्होंने ऑयल की जो प्राइसेस है उस पर यहाँ पे हमें सर्ज देखने को मिला है। ओके, आप देखिए अब इंडिया जैसी कंट्रीज को इस तरीके के चैलेंजेस हैं, हमें आगे भी क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने जो ओरिजिन है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि वर्ल्ड में सारी जो कंट्रीज हैं, जो लैंड एरियाज हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ नहीं मिलती है, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ। तो उसको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से जो ओरिजिन है चीज़ों का उसको वेपनाइज किया जा रहा है ना, उसको एज अ वेपन वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में। अब इंडिया यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आए हैं। क्या लेकर आए, बायोफ्यूल पॉलिसी, कि हम क्या करेंगे, इथेनॉल की यहाँ पे जो डीजल्स पेट्रोल है यहाँ पे इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा क्या होगा, जो डिपेंडेंस है ऑयल पर वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। हम यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को हम लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी डिपेंडेंसी है किस पर, क्लीन ऑयल्स पर, वो क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पे हमने क्या देखने को मिल रहा है, जो OPEC प्लस कंट्री उन्होंने अभी क्या किया, जो ऑयल के प्राइसेस है उस पर यहाँ पे सर्च देखने को मिला है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।